हेलो एवरीवन, वंस अगेन यूर ऑल वेरी वेरी वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, आज हम रिवीजन चेकलिस्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको सही सही में बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर से जेईई मेन में एक क्वेश्चन आता है। जेईई मेन में एक क्वेश्चन तो कम से कम वन क्वेश्चन मिनिमम आता है, और जेईई एडवांस में मतलब हो सकता है कि क्वेश्चनों की लाइन लग जाए। हो सकता है 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं एक साल में, कभी 3 भी आते हैं और कभी कभी एक भी आता है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर, है ना। कई लोग इससे डरते हैं, घबराते हैं और ये इतने सारे क्वेश्चन मिस कर जाते हैं। ओके, जेईई मेन में आपको पर्टिकुलरली बता देता हूँ कि ये बहुत इजी चैप्टर है और इससे बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जेईई एडवांस में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है यार। जेईई एडवांस है, जिसके नाम में ही एडवांस है, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर लेवल का होता ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक वैसे तो बहुत सिंपल चैप्टर है, और मतलब इसकी थ्योरी देखेंगे आप अभी, तो थ्योरी में भी आपको लगभग हर चीज ए टू जेड आपको पता होगी। और अगर नहीं पता है तो आप रिवीजन चेकलिस्ट सीरीज देख रहे हैं, तो उसका एक ही मकसद है कि आप अपनी चेकलिस्ट बनाएं, आपकी सारी थ्योरी, आपके सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। अगर आप रिवीजन चेकलिस्ट बनाएंगे तो ये जो 1 आवर का वीडियो होता है उसका आप 5 मिनट का ब्रेक डाउन कर सकते हैं उस चेकलिस्ट के थ्रू, जिसमें आप 1 आवर की सारी डिटेल्स को एक पेज पे नोट करते हैं और उसके बाद आप उसको अपने हिसाब से देखते हैं। 5 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। टेस्ट से पहले या एग्जाम के पहले आपके लिए ये वाली रिवीजन चेकलिस्ट की सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप अपनी खुद की चेकलिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की चेकलिस्ट के साथ। सबसे पहले सिंबल -1 का रूट इज डिनोटेड बाय लेटर आयोटा। आई इज was introduced by Swiss mathematician Euler Euler in this year, है ना। ये मतलब इसकी हिस्ट्री होगी, जिसमें x² + 1 = 0 का उसने एक सोल्यूशन बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए, x² = -1 आ जाए, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक नए एंटिटी की खोज करनी पड़ेगी जिसमें x को √1 यानी कि आई से, या आयोटा जिसे हम कहते हैं आयोटा, उससे डिनोट करेंगे। ये हमारा बेसिकली इसकी हिस्ट्री है। दिस वाज यूज्ड टू डिनोट √1 पॉसिबल बिकॉज इट वाज द आई इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द लैटिन वर्ड इमेजिनेरियस। बेसिकली वही जो थ्योरी थी कि x² हमेशा पॉजिटिव है, तो x² इक्वल टू -1 एक इमेजिनरी काइंड ऑफ थिंग हो जाती है। और क्योंकि वो इमेजिनरी होती है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कहीं पे भी उसे अपने सिलेबस, अपने करिकुलम में नहीं पढ़ते हैं। और लैटिन वर्ड इमेजिनेरियस में इसको डिनोट किया गया था। x इज इक्वल टू √1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया गया था। ये तो होगी सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहला सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर था, √1 यानी कि आयोटा। ओके गाइस, मतलब बेसिकली हर नंबर कॉम्प्लेक्स है, पर इससे ओरिजिनेट हुए हैं सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। To permit the solution of such polynomial equations like x² + 1 = 0। ओके, मतलब जिसमें x² का वैल्यू भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, या मतलब कोई भी ऐसी पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव काइंड ऑफ सिनेरियो आता है, इज इक्वल टू नेगेटिव काइंड ऑफ सिनेरियो आता है, तो अब उस केस में हम रियल वर्ल्ड से दूर चले जाते हैं और हमें एक नए सबसेट की जरूरत है जो है कॉम्प्लेक्स। ओके, so the set of complex numbers has been introduced. We can consider complex number of the form of a plus b iota, where a and b are real numbers. It is denoted by z. Z is the fundamental representation, which is a plus iota b. ओके, दिस इज नोन एज द रियल पार्ट। मतलब बेसिकली जिस पार्ट में हमारा कोई भी इमेजिनरी आयोटा जैसा, आयोटा वाइटा जैसा कोई चीज नहीं है, और दिस इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ओके, मतलब बेसिकली पर्टिकुलरली सिर्फ बी को इमेजिनरी पार्ट का दर्जा दिया जाता है। आयोटा तो उसको मतलब इमेजिनरी बनाने वाला इमेजिनरी क्वांटिटी है ये बस, और इसको इमेजिनरी बनाने के लिए हेल्प आउट करता है, जैसे सॉर्ट आउट करता है। तो लेटर ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड लेटर बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ए प्लस आयोटा बी दिया गया है, तो प्योरली रियल होने के लिए बी को 0 होना पड़ेगा। सो दिस इज प्योरली रियल इफ बी इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी, if b is not equal to 0, then definitely imaginary,
एंड प्योरली इमेजिनरी, अगर हम प्योरली इमेजिनरी की बात करें तो उसमें रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z इज जीरो, यानी कि इसका मतलब a इज इक्वल टू जीरो। वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, आप इसे एनसीईआरटी बुक से भी देख सकते हैं, उसमें भी ये चीजें दी गई होंगी। ओके ये तो बहुत सिंपल है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। जिसके साथ आयोटा आ गया वो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब अगर 3+4 आयोटा लिखा है तो इसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मतलब बेसिक और बहुत ही इजी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके इसने कह दिया कि द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हेंस द कंप्लीट नंबर सिस्टम इज नेचुरल सबसेट ऑफ होल। क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड हो गया, फिर उसके बाद इंटीजर नेगेटिव भी इंक्लूड हो गया, फिर उसके बाद क्वेश्चन रैशनल भी इंक्लूड हो गए, उसके बाद रियल। अब रियल के बाद हम कॉम्प्लेक्स की दुनिया में आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स को इसने सी से रिप्रेजेंट किया है। अब इसे ध्यान से सुनना इस बात को, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग एंटिटी नहीं है, ये एक सुपरसेट है रियल नंबर का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम रियल नंबर में स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली या सॉरी अगर पर्टिकुलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बी जैसा वेरिएबल है उसको जीरो कर देंगे तो हमें रियल नंबर मिल जाएगा। ओके और हमें पता है अनरियल नंबर जैसा कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर एक सबसेट है, मतलब रियल नंबर एक सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब बेसिकली हमारे पास बहुत सारे नंबर है, 3+4 आयोटा, 5, 4, 5, 7+6 आयोटा, आयोटा 2, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर थे। तो ऑब्वियस सी बात है 2 को मैं 2+ आयोटा टाइम्स जीरो लिख सकता हूँ, तो ये एक प्योरली रियल नंबर बन गया। बस इतना फर्क था कि अब रियल के वर्ल्ड में आ गया, तो इसने इस तरीके से अलग से डिफरेंशिएट कर दिया बाकी चीजों को। तो ये हमारा रियल पार्ट इसलिए बन जाता है, रियल जो रियल नंबर है उसका सेट अलग से कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पाया जा सकता है। इसको आप इसकी ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम आगे रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर को हम कैसे किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, so zero is a purely real as well as a purely imaginary, but not imaginary. ये मतलब थोड़ा सा ambiguous सा situation. Zero is a purely real as well as purely imaginary, but not imaginary. इसको याद रखें. I is equal to root minus one is called imaginary unit. I is equal to root of minus one is a imaginary quantity. ओके इमेजिनरी क्वांटिटी, इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, और अगर इसका आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और इसको पावर 4 कर दें तो आयोटा की पावर 4 तो ऑटोमेटिकली माइनस ऑफ आयोटा, मतलब माइनस ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ आयोटा कर लो, या इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका रेज टू द पावर 2 कर लो, या इसको इसको हम माइनस आयोटा माइनस इंटू आयोटा करें तो ये आ जाएगा -1 इंटू -1 दैट इज 1। इन एनी केस ये हमारे पास ऐसे आता है। अगर मैं इसे जनरलाइज करना चाहूँ तो आयोटा की पावर 4n प्लस r, इसको मैं अलग से लिखना पसंद करूंगा, इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। हाँ आयोटा की पावर 4n प्लस r। ओके सो r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3। हम जानते हैं कि हमने जब किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ मल्टीपल ऑफ 4 इंटू समथिंग प्लस सम रिमाइंडर। ये हम बेसिक डिवीजन लेमा से, डिवीजन एल्गोरिदम से जानते हैं कि हम किसी भी डिविडेंड को डिवाइजर हमारा 4 हो गया इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं, और रिमाइंडर हमें पता है कि डिवाइजर से हमेशा छोटा है, तो रिमाइंडर 0, 1, 2 या 3 होते हैं। तो इसी से हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर आयोटा की पावर डिविडेंड है, ओके तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर डिवाइजर दैट इज 4 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा क्वोशिएंट मेरा इस केस में n है, तो क्वोशिएंट n आ जाएगा, तो आयोटा की पावर एनी नंबर इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4n प्लस r। तो r अब वैल्यू 0, 1, 2, 3 ले सकता है। तो ये बेसिकली हर एक टाइप के नंबर को इंक्लूड करने का तरीका होता है, जैसा कि हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो आयोटा की पावर 4n प्लस r में अब मैं पर्टिकुलरली बात करूं, अगर r 0 है, r 1 है, r 2 है और r 3 है। r 0 है तो आयोटा की पावर 4n बनेगा, आयोटा की पावर 4 1 की पावर n आ जाता है, 1 आ जाता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और जब 4n प्लस 1 होगा तो आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा लिख लें इसे,
4n+1 को इसको हम 1 लिख सकते हैं और इसको आयटा लिख सकते हैं, तो ये आयटा आ जाएगा। आयटा की पावर 4n+2 करें तो आयटा की पावर 4n इज 1 इंटू आयटा का स्क्वायर दैट इज -1, तो ये आ जाएगा -1। और आयटा की पावर 4n+3 देखें तो ये आ जाएगा -1 इंटू आयटा। ओके, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ आयटा। तो ये हमारे पास 4 मल्टी आ जाते हैं वैल्यूज। तो हम आयोटा की पावर 4n+r से हम हर नंबर जो 4n+r से हम हर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसीलिए ये हमारा मल्टीपल ऑफ 4 में रिपीट करते हैं। तो आयोटा की पावर 4n+1 अगर मैं लिखूं तो वो हमेशा आयोटा होगा, आयोटा की पावर 4n हमेशा 1 होगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं बट ये बहुत काम की हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। इसमें आप एक और बात ऑब्जर्व करें, आपको अगर ऑब्जर्व करना है तो आयटा 1 प्लस आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब का सम 0 होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आयटा की पावर 4n है प्लस आयटा की पावर 4n+1 है प्लस आयटा की पावर 4n+2 है और प्लस आयटा की पावर 4n+3 है, तो उसका सम हमेशा 0 होता है। ऑब्वियस सी बात है, आयटा की पावर 4n हमेशा 1 होगा, आयटा की पावर 4n+1 हमेशा आयटा होगा, ये हमेशा -1 होगा और ये हमेशा माइनस आयटा होगा। तो इन चारों का सम ये ऑब्वियसली कंजुगेट की तरह बिहेव करते हैं और इसका वैल्यू 0 आ जाता है, तो इसको याद रखें। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि √a टाइम्स √b को मैं √a भी तभी लिख सकता हूं जब एटलीस्ट वन ऑफ a और b इज नॉन नेगेटिव। देखिए, अगर कोई भी इनमें से कोई भी एक अगर नॉन नेगेटिव है ना, तो अगर लेट से दोनों नेगेटिव हो जाए, ओके लेट से ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तब क्या है √2 लिख लो इसे और √2 लिख लो, तो ये √4 बन जाएगा। जबकि ये वाली चीज क्या देती है मुझे, ये वाली चीज देगी मुझे √2 आयटा और ये वाली चीज भी मुझे √2 आयटा देगी। अगर इसे हम ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयटा स्क्वायर विच इज ये √4 तो 2 होता है, तो 2 आयटा स्क्वायर -2 होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। तो नेगेटिव नेगेटिव लेके ये गलत हो रहा है। इसका मतलब हम अगर अब नेगेटिव पॉजिटिव लें, यानी कि √a√b, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो अब इसको √a भी लिखेंगे तो यहाँ पर हमेशा अब आप देख सकते हैं, इसको ऐसा करो -2 इंटू √2 इज इक्वल टू √2 इंटू 2 लोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये 2 आयोटा बन जाएगा और ये वाली चीज भी 2 आयोटा बन जाएगी। यहाँ पर इसको √2 आयोटा लिखेंगे और ये √2 से √2 मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा, तो 2 आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा आ जाएगा। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि √a इंटू √b में इज इक्वल टू √ab ओनली इफ a और b इज नॉन नेगेटिव। दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। और यहाँ पर अगर गलती कर जाओ तो थोड़ा सा गड़बड़ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है गाइस। ओके, नेक्स्ट कहा उसने z इज इक्वल टू a प्लस आयटा भी है, तो z बार इज इक्वल टू a माइनस आयटा बी से हम इसका कॉन्जुगेट कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। इसका डिस्कशन आगे भी होगा, तो अभी के लिए तो याद रख लिए। नेक्स्ट है रियल नंबर्स दैट सेटिस्फाई रिलेशन बट कॉम्प्लेक्स नंबर में दिस इज मीनिंगलेस। मतलब इनइक्वालिटी, सीधे याद रखो, इतना कुछ नहीं याद रखना। इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस, मतलब 2 ग्रेटर देन 2 आयोटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, दिस इज फालतू टू बी मोर एग्जैक्ट, है ना। दिस इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस, दिस इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जिस चीज का मतलब नहीं है उसे हम किनारे कर देते हैं हमेशा की तरह। तो इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस, तो सीधे सीधे हम इसे कह देंगे कि अगर कोई मेरे को कभी कहेगा तो 2 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन 2 है क्या, तो मैं बोलूंगा भाई दफा हो जा, तो कोई मतलब ही नहीं है तेरा, तू जिंदगी में आया क्यों है, ठीक है। ठीक है, हम रियल रिलेशंस में निकाल सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स में हमारा थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है। अगर हमें कहे ऐसा कुछ कहे, यानी कि चलो इसका डिस्कशन बाद में करते हैं। ओके, फंडामेंटल ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले एडिशन। एडिशन क्या है? एडिशन में बहुत सिंपल रूल है कि हमारा जो रियल पार्ट है, कोई बेसिकली हम ऐसा कुछ ही कर रहे हैं, z1 प्लस z2। अगर हम z1 को a प्लस आयोटा भी करें और z2 को c प्लस आयोटा डी करें तो हमें नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो अगर हम इसको कंसीडर करें तो वो आ जाएगा ये, जब हम इसका सम करेंगे। ओके, इसको याद रखें कि एडिशन में रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 होगा, रियल पार्ट ऑफ z
ओके मतलब बेसिकली रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए यह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 b आ जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 d आ जाता है। ये तो बहुत सिंपल है, तो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा अपने। ओके तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी मतलब बेसिकली यही होती है कि रियल पार्ट के साथ आता है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि आयटा स्क्वायर -1 है और आयटा की मल्टीप्लिकेशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मैं a प्लस आयटा बी को c प्लस आयटा डी से मल्टीप्लाई करूं तो पहले तो कॉम्यूटेटिव एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव से ए सी आ जाएगा पहले वाला, फिर उसके बाद ए डी आयटा प्लस बी सी आयटा, ऑब्वियस सी बात है ए डी आयटा। ओके यहाँ से बी सी आयटा और यहाँ से प्लस आयटा स्क्वायर बी डी आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ए सी माइनस बी डी टाइम्स ए सी माइनस बी डी प्लस आयटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। काफी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। डिवीजन में हम थोड़ा सा हेल्प लेते हैं कॉन्जुगेट की। तो ऐसा करते हैं a प्लस आयटा बी अपॉन सी प्लस आयटा डी है, इसको हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अभी पढ़ा था हमने, यहाँ पर पढ़ा था, ये देख ली। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a प्लस आयटा बी का a माइनस आयटा बी, तो c प्लस आयटा डी का c माइनस आयटा डी हो जाएगा। तो ये c माइनस आयटा डी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम इस मल्टीप्लिकेशन रूल को तो जानते हैं कि ए सी, यहाँ से ए सी आ जाएगा प्लस बी ए सी प्लस बी सी माइनस ए डी प्लस माइनस ए डी टाइम ये इसके टाइम्स आयोटा प्लस बी डी आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जब आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ये वाली चीजें करीब ही गई हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसने वो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया है। यहाँ पर इसने एक तरह से जैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं ना, रैशनलाइजेशन करते हैं जैसा कि हम उसमें क्या कहते हैं स्क्वायर रूट्स में, जब हम जिस तरीके से स्क्वायर रूट्स में रैशनलाइजेशन करते हैं सर्ड्स में, इमेजिनरी पार्ट्स में, सर्ड्स में, यानी कि हम जब हम रूट्स इर्रेशनल के ऊपर बात करते हैं, तब हम जिस तरीके से अगर हम रूट ए प्लस रूट बी को 1 अपॉन ऐसे लिखना है तो इसे हम रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी लिखते हैं जब हम इसे रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो डेवलप होता है। ओके काफी सिंपल है, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। बेसिकली क्या है, डिवीजन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। डिवीजन क्या है, बेसिकली रिवर्स मल्टीप्लिकेशन की तरह हम इसे करते हैं, जिसमें हमें हमेशा जब भी डिवीजन दिया गया है हम डिवीजन ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा लिख दिया और यहाँ पर 4 प्लस 6 आयोटा लिख दिया, तो ये ऐसे नहीं होता ना, है ना। हालांकि यहाँ पर तो कैंसिलिंग फैक्टर 4 प्लस 5 आयोटा होगा तो ये तो निपट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसे नहीं लगा सकते, इंस्टेड हम इस वाले तरीके को ही अप्लाई कर सकते हैं, इकलौता तरीका जो हमारे पास अवेलेबल है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके इसके बाद इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इसने बात करी है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं सिंपल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा फास्ट लेना प्रेफर करूंगा। Z1 अगर मैं a प्लस आयोटा भी लिखूं और Z2 अगर मैं c प्लस आयोटा डी लिखूं, तो बेसिकली अब a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी है। यहाँ पर साइन इक्वल टू का है, यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन नहीं हो सकता पहली बार, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर मीनिंगलेस है। पर यहाँ पर इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है जब इधर का रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, यानी कि a इज इक्वल टू c और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी कि b इज इक्वल टू d। तो बेसिकली हमें कंडीशन निकालनी थी। कंडीशन क्या निकालनी थी, हमें निकालना था कि कंडीशन क्या है कि ये हमेशा एक सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रहे। तो हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने की कंडीशन चाहिए थी, वो हमने इसमें प्रूव कर दी, उसमें निकाल दी कि देखो कब होगा सेम, जब उसके ये वाला पार्ट सेम होगा और ये वाला पार्ट सेम होगा। उसका इमेजिनरी पार्ट सेम होना चाहिए और उसका रियल पार्ट सेम होना चाहिए। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके सर, यहाँ पर अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा है, बेसिक सा वेक्टर्स पढ़ा है, तो आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी। जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा उसी से समझ आ जाएंगी, काफी चीजें उससे थोड़ा सा रिलेट होती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आर्टा y कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट। ये एक पॉइंट है, मतलब इसने क्या कहा, सबसे पहली बात इसने कहा कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट। तो अब ये पॉइंट की बात हो रही है हमारे सामने, यहाँ पर पॉइंट की बात हो रही है। तो अब आपको मैं याद दिलाता हूं कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले। हमने कहा कि 2 + 3 आर्टा इज ग्रेटर देन 2। ये एक मीनिंगलेस बात है। क्यों मीनिंगलेस है भाई? ये तो एक पॉइंट है, बेसिकली ये एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है और ये तो एक नंबर है। तो कभी कोई पॉइंट एक नंबर थोड़े ना हो सकता है। अगर आपने फिजिक्स में यूनिट और डायमेंशन पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि सेम टाइप के डायमेंशंस का ही कंपैरिजन होता है, ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर इधर मीटर और इधर पाउंड है, तो मीटर और पाउंड का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते ना आप। ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि 1 मीटर इज ग्रेटर देन 1 पाउंड। जस्ट उसी तरीके से किसी पॉइंट को हम किसी नंबर के साथ इक्वेट नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझ आ गई। तो इसीलिए यहाँ पर इनइक्वालिटी का कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई मतलब नहीं रहता है। ये मैंने इस एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। तो इसका मतलब हमारे पॉइंट है तो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के, मुझे पता है कोऑर्डिनेट होते हैं पॉइंट के। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स अब हमें ढूंढने पड़ेंगे। बेसिकली अब नए टाइप का प्लेन जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं आर्गंड प्लेन या आर्गंड डायग्राम, जिसमें हम रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। तो इसीलिए अब x, y को मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं x दूरी पे जाऊंगा और यहाँ से ऊपर मैं y दूरी पर जाऊंगा, तो ये मेरा x, y आ जाएगा। अब आप ये याद रखना, आपको थोड़ा बहुत वेक्टर का फील आना चाहिए और उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अगर आपको ये दोनों आते हैं, आप पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चुटकियों में कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए आप रिवीजन चेकलिस्ट देख लेना, और वेक्टर आपको आता होगा फिजिक्स से, नहीं आता है तो थोड़े ही दिनों में वेक्टर्स का भी आ जाएगा रिवीजन चेकलिस्ट, तब आपका वापस आप कॉम्प्लेक्स की रिवीजन चेकलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि वेक्टर आपको इतना तो आता ही होता है क्योंकि फिजिक्स में भी इसका बहुत यूज हो रहा होता है, इसका एप्लीकेशन हो रहा होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा ओरिजिन होता है बेसिकली, जहां पर रियल पार्ट भी जीरो है, जहां पर इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। तो 0 + आइटा 0 का रिप्रेजेंट करना है तो वो हमेशा ओरिजिन होता है। अब ये क्या कहता है कि ये मेरा अगर पॉइंट P है विच इज डिनोटेड बाय x, y और x + आइटा y, मतलब अगर आपको कहे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, 3, तो आपको फट से समझ जाना है उसका मतलब है 2 + 3 आयोटा। z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा के ऊपर वो डिस्कशन हो रहा है। ओके, अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, अब ये तो बहुत सिंपल सी बातें थी यार, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भैया, ये तो कुछ भी नहीं था। तो मैं बताता हूँ अब क्या है ये। जब हम इस डिस्टेंस को देखते हैं, ओके, ये जो डिस्टेंस देखते हैं इसे हम मॉड z बोलते हैं। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। Distance of point P from origin is the modulus. Modulus is called modulus. इसको लिख लो यहाँ पर, distance of point from origin। ये थोड़ा थोड़ा फील करेंगे, धीरे धीरे हम इसमें अंदर जाते जाते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्री फ्रॉम ओरिजिन, तो मॉड z इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो मॉड, अच्छा, x, y का 0, 0 से डिस्टेंस x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो आ जाता है ये। इसको याद रखें, समझने की कोशिश करें, याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, इसने एक एंगल थीटा कंसीडर किया, तो यहाँ पर tan थीटा क्या आ जाएगा? y/x। तो थीटा tan इनवर्स y/x आ जाएगा, दैट इज एंगल मेड बाय OP विद द पॉजिटिव x एक्सिस। इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं, और स्लोप कुछ भी कह लो, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस मामले में दूर रहेंगे। हम अलग अलग चीजें देखेंगे पर इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो ये हमारा मॉड z की रिलेशन था और ये tan थीटा इक्वल टू y/x का रिलेशन था। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं।
ओके, सो ये पॉइंट है हमारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट क्या है? इफ थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन 2n पाई plus theta will also be the argument of that complex number. Any two arguments of complex number differ by 2n pi. आर्गुमेंट के ऊपर अभी डिस्कशन होगा, बट आप अभी ऐसे एज्यूम करो, अब जस्ट आप ये मानो कि ये एंगल के ऊपर, किसी एंगल के ऊपर बात कर रहा है। ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये थीटा जो है ये इसका आर्गुमेंट के ऊपर बात करता है। सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि थीटा, अगर थीटा कोई भी वैल्यू हो सकता है, आर्गुमेंट कोई भी हो सकता है। जैसे कि इसने कहा कि 2n पाई प्लस थीटा है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है थीटा की। एक और टर्म आता है एम्पलीट्यूड का, जो थोड़ा सा फिक्स होता है, जो एक कन्फाइंड होता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। जैसे कि माइनस पाई से पाई के लिए बात करी तो उसने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट बात करी, जिसे हम पर्टिकुलरली एम्पलीट्यूड की तरह कहते हैं। जैसे कि इसने कहा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एम्पलीट्यूड z, एम्प z इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जिसके मैं ऊपर अभी आपके बता ही रहा था। ओके, बाय स्पेसिफाइंग द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड कंप्लीटली। कंप्लीटली डिफाइन करना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमें उसका बस एक मॉडुलस चाहिए और उसका हमें आर्गुमेंट बता दीजिए, हम उसे कंप्लीटली डिफाइन कर देंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो आपको नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में पता चलेगा। ओके, सो फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 द आर्गुमेंट नहीं डिफाइन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिर्फ अपने मॉडुलस, मॉडुलस 0 है, मॉडुलस 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, मॉडुलस अगर 0 है तो आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि है तो एक पॉइंट ही, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम इटसेल्फ इज 0, है ना। ठीक है, तो उसमें कोई मतलब एंगल बनने वाली बात ही नहीं है। हमारा डिस्टेंस कब आता है? जब यहाँ पर कुछ हम पर्टिकुलर किसी रेफरेंस से कोई एंगल भी बन रहा होता है ना। हो सकता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, एक ट्राइंगल में दो डिस्टेंसेस बराबर होते हैं, कई बार आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो डिस्टेंसेस बराबर होते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे आर्गुमेंट हमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देता है। अगर मैं जैसे किसी सर्कल के ऊपर चले जाऊं, ओके, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये तीनों हमारे रेडियस हैं। तो ऐसे ये अगर हमारा सर्कल कोई कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि क्या ये एक रेडियस होना या एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होना सफिशिएंट है? इज इट सफिशिएंट इनफ कि ये जो तीनों डिस्टेंस, अगर हमें सिर्फ एक डिस्टेंस नोन हो, ओके, अगर हमें सिर्फ डिस्टेंस नोन हो, तो इज इट सफिशिएंट कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं? तो आंसर इज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे पास डिस्टेंस पता है तो मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये डिस्टेंस क्या है, बेसिकली मॉडुलस, मैं मॉडुलस कहना चाहूंगा, टू बी मोर एग्जैक्ट मॉडुलस एक डिस्टेंस है। और डिस्टेंस तो यार ऐसे है कि कहीं पे भी सेम हो सकता है। जैसे कि सर्कल में मैंने बताया कि आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हजारों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके डिफाइन है, तो इसीलिए हमें एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए आर्गुमेंट की जरूरत होती है, या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की जरूरत होती है, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो आपको अभी समझ आ जाएगा जब हम नेक्स्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे, और वो फॉर्म है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने अगर आपने ध्यान से मेरा स्ट्रेट लाइन का चेकलिस्ट पढ़ा है तो अब आपको सब समझ आने वाला है। ध्यान से देखना, ध्यान से। ओके, सबसे पहली बात क्या करी मैंने, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर्टा साइन थीटा लिखा है इसने। ओके, तो बेसिकली मैं इसमें अगर x कॉमा वाई में लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। इसको x लिख लो, इसको y लिख लो। और अगर मैं यहाँ पर r cos थीटा ये डिस्टेंस है और r sin थीटा ये डिस्टेंस है, लेट्स से ये r sin थीटा है और ये r cos थीटा है, तो मेरा पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है P, विच इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आर्टा sin थीटा। आई होप इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब थीटा एंगल कौन सा है, तो हमें ये पहले पता है कि यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि
अगर हम x कॉमा वाई का ओरिजिन से मॉडुलस की बात हो रही है ना, मॉडुलस की बात हो रही है तो वो हो जाता है डिस्टेंस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात याद रखना, मॉडुलस डिस्टेंस है, आपका काम आसान करने में बहुत हेल्प करता है। ओके सो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये वाली चीज 1 आ जाएगी और आर स्क्वायर का रूट लेंगे तो मॉड ऑफ आर आ जाएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये आर आ जाता है। ओके अब इस ट्रायंगल में देखें, ये आर है, ये आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा है, तो मेरा थीटा एंगल में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो थीटा ये हो जाएगा, सिंपल। तो बेसिकली अब कहने का मतलब क्या है, ये तो मैंने बताया कि अगर मुझे ये है पता, पर अगर मुझे कभी जिंदगी में ये बताया जाता कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसका आर्गुमेंट है लेट्स से थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। ओके कोई थीटा है हमारे पास और हमारे पास कोई उसका मॉडुलस दिया गया है लेट्स से 3, तो आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो मेरा तो ग्राफ पे इसका कहने का क्या मतलब है कि डिस्टेंस 3 के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, पर मुझे वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसका एक्स एक्सिस से एंगल पाई बाय 6 बन रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर तीन की दूरी पर, 0 से 3 की दूरी पर, और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर यहाँ पर ऐसे कुछ आएगा, इस लाइन पे आएगा। ओके ये मैंने 30 डिग्री पर ऐसे किया और यहां से 3 यूनिट की दूरी पर अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना है तो वो ये वाला पॉइंट होगा। अब इसको समझो, अगर मैं इस वाले को कंपोनेंट में तोड़ू तो ये आ जाएगा 3 cos 30 डिग्री और ये आ जाएगा या 3 sin 30 डिग्री। बेसिकली पाई बाय 6 लिखना था, मैंने 30 डिग्री लिख दिया। एनीवेज दोनों चीजें वैसे तो सेम ही रिप्रेजेंटेशन है, पर हम बेसिकली स्टैंडर्ड हमारा वो है ना, तो ये आ जाएगा 3 cos पाई बाय 6 प्लस आयटा साइन पाई बाय 6। तो ये भी तो ये वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम अब cos 30 और sin 30 की वैल्यू डाल सकते हैं और हम इसे लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे कि आ जाएगा 3√3/2 प्लस आयटा 1/2। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। सबसे तगड़ी बात इस चीज की ये है कि ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है और इसी का हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन जब देखेंगे तो ये और क्लैरिटी के साथ निखर के आता है, उभर के आता है। पहली बात जो मैं कहूंगा कि यहाँ पे z बार लिखा है इसने, जैसे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इससे हम बहुत सारी चीजें जज कर सकते हैं। मॉड z r है जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम सिस थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यानी कि सिस थीटा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो बेसिकली है कुछ नहीं, हमें x और y में चीजों को डिवाइड करना आना चाहिए। ये बेसिकली अगर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30 डिग्री ये हमारे स्लोप के लिए काम आ जाएगा। हमारा लाइन तो ओरिजिन से पास करे तो हमारे पास पॉइंट है और हमारे पास स्लोप है, अब हमें बस डिस्टेंस की तरह से सोचना है। इसको आप वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि 3 यूनिट का एक वेक्टर था जो हमारे साथ 30 डिग्री एंगल पे था, तो उसका x एक्सिस में कंपोनेंट 3 cos 30 और y एक्सिस में कंपोनेंट 3 sin 30 है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर कई लोगों को दिक्कत आती है ये चीजें समझने में, ये चीजें लिखने में। तो थीटा, ये तो अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, ये थीटा माइनस पाई से पाई होता है, जस्ट इतना डिफरेंस है, पर वो चीजें आप उभर के आप समझेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके नेक्स्ट है आइलर फॉर्मूला। आइलर फॉर्मूला z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयटा थीटा, इसको हम कैसे प्रूव करें? ये हमारा इसी से आया था, r इज इक्वल टू z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ओके मुझे पता है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो z इज इक्वल टू r ई रेज टू पावर आयटा थीटा है ना। अगर मैं ई रेज टू पावर x का एक्सपेंशन की बात करूं जो कि इसने करी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप ये एक्सपेंशंस थोड़े थोड़े मतलब फील के साथ याद कर सकते हैं। जैसे लिमिट्स की चेकलिस्ट आएगी तो हम इसे फिर से लेंगे। लिमिट्स में बहुत हेल्पफुल होता है ये चीजें, हमें आइडेंटिफाई करने में काफी हेल्प करता है।
पर अभी के लिए अब आप एक्सपेंशन याद रखें, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। याद रखने का तरीका, अगर हम x को 0 डाल दें, अगर हम x को 0 डाल दें तो e की पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब x के साथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, तब वो 1 दे रहा है वैल्यू, तो मतलब 0 डालने पर 1 आना चाहिए। और उसके बाद हम बस इतना काफी है कि हम ये याद रख लें, और उसके बाद फ्लो में याद रख लेना कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 ऐसे चलता जाता है। ओके, इसने पर्टिकुलरली क्या बात की, अगर मैं यहाँ पर तो e की पावर आयटा थीटा है, तो अगर मैं e की पावर आयटा थीटा का एक्सपेंशन देखूं तो वो आ जाता है 1 प्लस आयटा थीटा प्लस आयटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयटा माइनस आयटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, आयटा की पावर 4 प्लस थीटा की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ओके, ऐसा करता हूं मैं। अब यहाँ पर मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, और वो जो पैटर्न मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उससे मैं क्या जज कर पा रहा हूं, उससे मैं ये जज कर पा रहा हूं कि e की पावर आयटा थीटा को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टर, क्योंकि आयटा इस टर्म में आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है, ऑड वाली इवन वाली टर्म्स में नहीं आ रहा है आयटा, तो ऐसे कुछ बन रहा है ये। ओके एंड सो ऑन। ओके, प्लस आयटा टाइम्स 1 प्लस थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। ये वाली जो चीज है इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि एक्सपेंशन होता है कॉस थीटा का। याद रखने का तरीका, थीटा 0 रखा कॉस थीटा 1 आएगा। ये वाला साइन थीटा का है, याद रखने का तरीका थीटा 0 है, थीटा 0 है तो साइन थीटा भी 0 आएगा। एक और तरीका याद रखने का बता देते हैं, अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो हम ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, बट जैसे 2021 वाले हम वो तो जानते होंगे ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में। तो थीटा को अगर मैं माइनस थीटा से रिप्लेस करूं तो कॉस थीटा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस थीटा पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कॉस थीटा का ही एक्सपेंशन है। साइन थीटा में अगर थीटा को माइनस थीटा करे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और उस साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो एक माइनस साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली बाहर। तो साइन थीटा में साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो मैंने तो इस तरीके से याद कर लिए, मतलब मैंने अपने टाइम में ऐसे याद किए थे। अब आपकी मर्जी, आप इसे याद करें ना करें वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अगर cos थीटा प्लस, अच्छा हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, अगर मैं z को लिखूं cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, तो मॉड z के z बाहर आ जाएगा cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। अब ये 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाता है, और इससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली z को मैं e की पावर आयटा थीटा लिख सकता हूँ, और z बार को मैं e की पावर माइनस आयटा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ z बार को। ये हमें याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो समझ आना चाहिए। बेसिकली z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयटा थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, बस बेसिकली ये समझ आना चाहिए, है ना, ये इक्वेट करना आना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी तो ये सब डेफिनेशन तो कोई पूछता नहीं आईआईटी में, ठीक है, वो नहीं पूछेंगे व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा, है ना, ठीक है, ऐसे नहीं पूछते हो। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है अपन का आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके ऊपर हमने वैसे तो काफी डिस्कशन की, बट अब हम इसकी डेप्थ में डिस्कशन करने वाले हैं। तैयार हो जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसने कहा कि आर्गुमेंट ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही जीरो हो गया तो मामला ही रफो चक्कर हो गया ना। अगर यहीं पे आ गया पॉइंट, तो यहाँ से क्या एंगल, आप किसी पॉइंट का थोड़ा एंगल निकालोगे, उसी पॉइंट से आप उसका एंगल निकाल रहे हो, देखो, है ना, इससे बड़ी बेवकूफी क्या ही हो सकती है ना, तो इसीलिए वो नहीं करना है। सबसे पहली बात, आर्गुमेंट ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड, pz is noted and defined by argument of z, that is angle which op याद है, op याद होगा आप लोगों को, ये वाला op था ना, ये वाला ओवर पावर्ड op ठीक है, ये OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। तो बेसिकली एंगल विद वो वाली लाइन जो रियल एक्सिस के साथ बनाती है।
ओके, इसमें थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो यहाँ पर टी एंड सी अप्लाई लिख देता हूं मैं। ओके, अब कहता है कि OP is equal to mod Z is equal to R and argument of Z is theta, then obviously Z is equal to R cos theta plus iota sin theta is the polar form of Z, जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में डिस्कस किया था। आर्गुमेंट ऑफ Z would mean the principal value of Z, है ना, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ Z की बात कर रहे हैं, unless the context requires otherwise, मतलब जब तक आपसे कहा ना जाए आपके लिए आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड बराबर है, प्रोवाइडेड आपसे ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई पर्टिकुलर रेंज है जिसमें हमें आर्गुमेंट चेक करना है। ओके, सो द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z a r cos theta is the value of theta that is satisfying r cos theta is equal to a and r sin theta is b. Let theta is equal to tan inverse b by a. ओके, इसने बेसिकली, अब आप देखो ये लेट भी मारो गोली, एक बार के लिए आप ये सोचो, देखो हमारे पास कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम या आर्गन प्लेन, जो इस केस में आर्गन प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है, उसको हम अगर देखने की कोशिश करें, तो हमारे पास यहाँ पर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमारे पास एक सेकंड क्वाड्रेंट है, हमारे पास एक थर्ड क्वाड्रेंट है और हमारे पास एक फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। अब देखो यहाँ वाले एंगल तो हम जानते हैं, हमें ध्यान क्या देना है कि हमारा जो आर्गुमेंट ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसका रेंज है -π से π। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ पर तो सारे आर्गुमेंट वैसे ही रहेंगे यहाँ तक। ओके, यहाँ जैसे अगर हम देखें तो यहाँ से भी ठीक है। ओके, तो ये मेरा थीटा हो जाता है, अल्फा हो जाता है, अल्फा ले लेते हैं ना इसे। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो जाए, मैं इसीलिए इस तरीके से नहीं जाना चाहता, मैं इसको अल्फा ले लेता हूँ। ओके, इसको अल्फा ले लेते हैं और इसको थीटा ही रखते हैं, ये मेरा आर्गुमेंट, मैंने इसको थीटा कंसीडर किया है ना। ओके, पर जब हम जैसे जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे वो पाई प्लस समथिंग हो जाएगा, पर हमारा रेंज सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसा करेंगे, हम उल्टी दिशा से चक्के चलेंगे तो वो -π की तरफ मूव करेगा, तो ये उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम -θ की तरफ चल पड़ेंगे। बेसिकली इस सब कहानी का कहने का क्या मतलब है, अभी आप लोगों को समझ आएगा। ये तो जस्ट एक फील था कि हम क्यों इसको ऐसे इस तरीके से नहीं चल सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये वाला रूल, ये स्टैंडर्ड रूल है, फंडामेंटल रूल है जिसको हमें फॉलो करना है। ओके, तो इस रूल को फॉलो करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधा सीधा लॉजिक है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b है तो उसका a, b पॉइंट यहाँ होगा और 0,0 से ये मेरा डिस्टेंस होगा। ओके, तो अब मुझे क्या देखना है, मुझे इसका आर्गुमेंट निकालना है, लेट्स से दैट इज थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब बहुत ही सिंपल था, जैसा कि आप पूरी दुनिया जानती है कि हमें आर्गुमेंट का रेंज यानी कि थीटा का रेंज -π से π रखना है और ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज एक्चुअल में 0 से π/2 होता है। तो इसके लिए ये वाली चीज इसका सबसेट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हर एक एंगल इस थीटा का सबसेट है, तो इसीलिए ये हमारे लिए डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो भी ये अल्फा होगा, इस वाली टर्म को हम अल्फा कहेंगे, वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b by a का मॉड। ओके, हमें a और b के मॉड से मतलब है इस टाइम पे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b by a ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा, जिससे मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये तो एक्चुअल में एक सबसेट की तरह बिहेव कर रहा है और मेरे लिए सब कुछ सही सही चल रहा है, मतलब 0 से π/2 के बीच में यही वाला एंगल सेट बैठता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू अल्फा फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कंडीशन याद होनी चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में बस ये ऐसा है, ये a, b है, बस इसमें क्या है, इसमें a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, इतना डिफरेंस है। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बेसिकली मैं कंक्लूजन क्या निकालना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा एंगल एज्यूम कर रहा हूँ जो एक राइट एंगल ट्राइंगल में सेट बैठता है।
तो ऐसा कर दिया मैंने, इस एंगल को अल्फा ले लिया। ओके, अब अगेन tan अल्फा तो b बाय ए ही आएगा, क्योंकि ये तो मॉड में ले लो इसे, है ना, मॉड में b बाय मॉड में a, राइट। तो ये आ जाएगा ऐसे। पर मुझे पता है कि ये मॉड एक नेगेटिव साइन के साथ ही खुलेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि a एक नेगेटिव क्वांटिटी है, राइट। और मुझे पता है, ये इससे मुझे पता लग जाएगा कि ये अल्फा एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये अगर अल्फा है और ये पूरा एंगल पाई है, तो मुझे तो ये थीटा है ना, तो बेसिकली थीटा प्लस अल्फा पाई होना चाहिए, यानी कि थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। ये दो रिजल्ट याद रखने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करूं, ओके, तो ये कहीं इधर कहीं होगा। अब हमें पता है कि ये जो माइनस पाई से पाई वाली कंडीशन है, ये यहाँ पर तो ऐसे अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि पाई से बड़ा हो गया। तो अब हमें ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे मूव करना है। सबसे पहली बात हमें देखना है कि राइट एंगल कौन सा बन रहा है। तो ये वाला राइट एंगल है, बेसिकली है तो ये वाला भी राइट एंगल, बट मैं कहूंगा विद एक्स एक्सिस जो राइट एंगल बना रहा होगा उसका मैं कंसीडरेशन कर रहा हूं। तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये वाला बी है और ये वाला एन है, ए है, और मुझे पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं है, तो tan इनवर्स बी बाय ए जो अल्फा है, ओके, इसके लिए हमें बात करनी है। सबसे पहली बात, ये इस डायरेक्शन में ही मूव किया होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही मूव किया और ये क्लॉकवाइज सेंस में मूव किया। मुझे ये चाहिए, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मेरा थीटा है, ओके। तो ये आ जाएगा थीटा, एंगल तो थीटा प्लस अल्फा माइनस पाई देना चाहिए था, पर ये क्योंकि ऑपोजिट सेंस में भी घूम कर है, तो ये ऐसे जाएगा, पहले माइनस पाई जाएगा और उसके बाद कुछ अल्फा इधर पॉजिटिव में जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसे कुछ जाएगा, माइनस का पाई पहले इधर जाएगा और फिर उधर से अल्फा एंगल नाप के आएगा। तो ये माइनस का पाई प्लस अल्फा हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ z इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये आ जाएगा माइनस ऑफ पाई प्लस अल्फा, ओके। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, तब तो ये गेम बहुत ही सिंपल है। अगेन रिलेशन हमें इसी में रखना है। तो यहाँ पर अगर अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो ये हमारे पास 4 रिजल्ट थे। अब इन्हें वापस समराइज करते हैं, एक पेज में लाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं फिगर बनाता हूँ। सबसे पहले ऐसे आएगा कुछ, ये थीटा, ओके ओके, ये आ जाएगा मेरा पहले के लिए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इसको अल्फा ले लेते हैं ना, अल्फा कौन सा है ये भी कंसिडरेशन ठीक होना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ कहीं होगा, ये वाला एंगल अल्फा होगा और इसमें थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ से मूव करेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये आ जाएगा थीटा आ जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा। इसको पाई माइनस अल्फा को भी आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि वो पाई एंगल पहले चला गया और उसके बाद अल्फा एंगल बैक रोटेट कर गया, तब हमारा यहीं पे आ जाएगा ना वो मामला। ओके, सो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई प्लस अल्फा। यही एज्यूम करना है कि वो कैसे मूव कर रहा होगा। पहले आपको किसी एक्सिस पे पहुंचाना है और फिर उसके बाद आपको सोचना है कि अब किस डायरेक्शन में मूव करें सच दैट वो माइनस पाई से पाई के बीच में आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बचा रहे, ओके। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये 4 रिजल्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो आप समझ ही चुके हैं। ये कैसे आपको पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाना है, क्लोजेस्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाना है, और उसके बाद अल्फा, बेसिकली अल्फा क्या है, tan इनवर्स ऑफ b बाय a का मॉड। इसको ये अल्फा है और इसको आप इधर अप्लाई करते रहना, हर केस में यही रहेगा। तो बेसिकली आपको सिंपलेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है और उसके बाद उसके अंदर सारे रिलेशन लगाने हैं। दिस इज द एंटायर आइडिया अबाउट आर्गुमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं अगर बात करूं, तो ये वी कैन ट्रीट दिस एज समवॉट लाइक वेक्टर्स। हम इसे वेक्टर्स के तौर तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं।
तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन की अगर मैं बात करूं, तो एडिशन में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो ये सिंपली अगर मैं वेक्टर्स से बात करूं तो ये Z1 है, और अगर ये Z2 है तो इसका जो सम है वो आ जाएगा ऐसे Z1 प्लस Z2। अब इसको मैं कैसे ये चीज है ये मैं आपको डायरेक्ट इस टाइम पे प्रूफ नहीं बताऊंगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस चीज की नीड नहीं है आप लोगों को। पर मैं आपको इतनी बात जरूर बताऊंगा कि मैं आपको इसको प्रूव कैसे कर सकता हूँ। इसको मैं आपको एक सिमिलर टर्म में बताता हूँ। लेट्स से मैं इसे वेक्टर की तरह कैसे ट्रीट कर रहा हूँ ये मैं आपको सोचने पे विवश करूंगा इस समय। देखिए मुझे पता है z, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, लेट्स से a वेक्टर इज इक्वल टू क्या लें, xi प्लस yj, ओके कैप में, और b वेक्टर इज इक्वल टू zi प्लस wj कैप। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, i का i के साथ जोड़ते हैं, x प्लस z टाइम्स i कैप प्लस y प्लस w टाइम्स j कैप, यही करते हैं ना। कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स में अगर एक वेक्टर हो गया 2 प्लस 3 आयोटा और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 4 प्लस 5 आयोटा, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 आयोटा, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। तो बेसिकली हमारा रियल पार्ट जो है वो हमारा आई कैप की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो वाई की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये y की तरह बिहेव कर रहा है और अगर ये x की तरह बिहेव कर रहा है तो ये एक तरह से वेक्टर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो इसे हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिहेव कर रहा है वेक्टर की तरह। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली एक रिलेशन निकाल सकता हूँ इसमें, क्योंकि ये एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो नियरली आई कैन से इन अ रफ इन अ लेमैन लैंग्वेज, इन अ लेमैन लैंग्वेज I can say that vector is मतलब वेक्टर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भाई भाई की तरह बिहेव करते हैं, मतलब दे बिहेव इन सिमिलर टर्म्स। ओके, तो इसीलिए मैं इसे एज सच इसका पैरेललोग्राम लॉ की तरह समझ लो, तो ये इस तरीके से बिहेव करता है। ओके, सब्ट्रैक्शन में हम आयोटा को मतलब हम किसी वेक्टर को उसके ऑपोजिट से कर देते हैं ना ऐड, तब वो इस तरफ चला जाता है नेगेटिव साइन वाला, और फिर उसके बाद हम a प्लस b को मैं वेक्टर a प्लस बी a माइनस बी लिखना है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं ना, a प्लस और माइनस बी, और माइनस बी हम शो कर देते हैं। बस वही किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जेड बना दिया और उन दोनों को ऐड करके हमारे पास रिजल्टेंट बन जाएगा, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन की बात होगी। मॉडुलस की बात हो गई, चाहिए आर्गुमेंट की बात होगी। बस अब आर्गुमेंट की थोड़ी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयटा थीटा में अगर मैं लिखूं आयलर फॉर्म में जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये मेरा जो पार्ट है इसको मैं कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा जो थीटा है इसमें ये आर्गुमेंट की तरह बिहेव करता है, जैसा कि आप जानते हैं। आर मेरा मॉडुलस की तरह बिहेव करता है। ओके, अब देखना, इसने कहा फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 में z1 को r1 e की पावर आयटा थीटा 1 एज्यूम किया है और z2 को r2 e की पावर आयटा थीटा 2 एज्यूम किया है। तो मॉड ऑफ z1 z2 क्या हो जाएगा, z1 z2 क्या हो जाएगा, r1 r2 e की पावर आयटा थीटा 1 इंटू e की पावर आयटा थीटा 2, तो e की पावर आयटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा ना। तो z1 z2 को मैं अगर नया कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं जिसका मॉड है r, तो r e की पावर आयटा थीटा लिख लूं। तो अगर मैं इसे कंपेयर ही करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि आयटा थीटा इज इक्वल टू आयटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये तो क्या था, थीटा क्या था इसका, आर्गुमेंट ऑफ द z1 z2, थीटा 1 क्या था, आर्गुमेंट ऑफ z1, और थीटा 2 क्या था, आर्गुमेंट ऑफ z2। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन बन गई ना, ये प्रूव कर लिया। नेक्स्ट प्रूफ देखा कि r इज इक्वल टू r1 r2, यानी कि मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। तो ये कंडीशन भी प्रूव हो गई। तो ये दोनों कंडीशन प्रूव कर दी। तो पहले इसने कह दिया टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी मल्टीप्लाई देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज
एंड ऐड देयर आर्गुमेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉडुलस, एंड ऐड देयर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट आपने ऐड करके दिखा ही दिया। अच्छा, नोट दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्गुमेंट z1 z2 इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर 2k पाई वाला फंडा भी अप्लाई होता है। हो सकता है इन दोनों का सम माइनस पाई से पाई के बीच में ना रहे, तो इसीलिए वो वाली कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है, इसलिए ये नॉट इक्वल टू वाला साइन है। मॉड इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आर्गुमेंट इंडिविजुअली ऐड होते रहते हैं। प्रोडक्ट में जैसे कि है, अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 z3 एंड सो ऑन, तो ये आ जाएगा r1 r2 r3 सो ऑन e की पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन। ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर्स भी होंगे, तब भी उनके आर्गुमेंट्स हमेशा ऐड होंगे और मॉड्यूलाई हमेशा प्रोडक्ट में जाएंगे। आई होप आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या कहते हैं। ओके, सो ये कह रहा है अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको अभी अभी बताया कि z1 z2 इज r1 r2 e की पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसका ये वाला रिप्रेजेंटेशन वैसे तो किसी काम का मुझे पर्सनली मुझे वो नहीं लगता, ये तो डिवीजन के लिए बात की गई है मोर ओवर। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस वगैरह लगा है, इसमें डिफरेंस देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये वैसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आई वोंट एवर मतलब पर्सनली आई डोंट फील कि इसकी कोई जरूरत है। इसने मतलब ये फालतू में कंफ्यूज करना, देखो इसने भी वैसे यूज तो इसने वेक्टर्स ही किए हैं, पर आप नॉर्मली तो नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि z1 अगर r1 e की पावर आइटा थीटा 1 है और z2 अगर r2 e की पावर आइटा थीटा 2 है, तो आप इतने समझदार तो जरूर होंगे कि आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी होती है, तो a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस वाई। दिस इज बेसिक मैथ्स। ठीक है, वही लगाया है, इतने सब रिप्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है ना, मतलब बाकी मर्जी है। नेक्स्ट आता है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट डिवीजन में क्या होता है, r1 e की पावर आइटा थीटा 1 बाय r2 e की पावर आइटा थीटा 2 आ जाएगा ना, z1 बाय z2, तो आ जाएगा z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बाय z, अच्छा मॉड ऑफ z1, यहाँ पर इसको मॉड ऑफ z2 लिख लो, और e की पावर आइटा थीटा 1 माइनस e की पावर आइटा थीटा 2 यानी कि थीटा 2 आ जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं जब हम डिवाइड करेंगे तो आर्गुमेंट जो इसका है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मॉड z e की पावर आइटा थीटा, तो थीटा आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी कि आर्गुमेंट वाली बात हो जाती है। अगेन वही वाली बात हमेशा रहती है, और मॉड z को मॉड z1 बाय मॉड z2 लिख सकते हैं, जो कि एक्चुअल में z1 बाय z2 था ना, तो मॉड z इज एक्चुअल में मॉड ऑफ z1 बाय z2, तो उसको हमने इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। बेसिकली बहुत सारा एप्लीकेशन इसका आइलर फॉर्म पे ही चला होता है, आर ई की पावर आइटा थीटा पे ही चला हुआ है बहुत सारा एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उसने थीटा 1 माइनस थीटा 2 करके कर लिया। नो नीड, आई वुड से नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। देखना है देख भी सकते हो, वैसे आई डोंट फाइंड एनी यूज। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, तो z बार उसका x माइनस आइटा वाई हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं आर्गेंट प्लेन पे। देखो माइनस वाई और x में पॉजिटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है। ठीक है, इफ आई एम अज्यूमिंग x कॉमा वाई टू बी हियर, तो x कॉमा माइनस वाई कुछ, यार थोड़ा सा फिगर अच्छा बना देता हूँ ना ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x कॉमा माइनस वाई, तो इसका कॉन्जुगेट इधर है। ध्यान से देखना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये माइनस थीटा होगा, क्योंकि y बाय एक्स तो सेम है, अल्फा सेम है ना। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट है बस, मतलब एंगल सेम है, तो बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये राइट एंगल भी है, इन दोनों का मॉड सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि अगर ये अल्फा है, मतलब बेसिकली ये वाई है, तो ये भी वाई है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट द रियल एक्सिस मुझे ये पॉइंट की वैल्यू देता है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ यू रिप्लेस i by माइनस आई वी गेट द कॉन्जुगेट, जैसा कि मैंने बताया था, एंड z बार इज द मिरर इमेज ऑफ द z अबाउट रियल एक्सिस। तो z बार इज मिरर इमेज ऑफ z, mirror image of z on the real axis, राइट। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, इसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, ये याद रखना जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर है, इसको प्रूव कर लेते हैं। जेड अगर एक्स प्लस एटा वाई है तो जेड बार आ जाएगा एक्स माइनस एटा वाई, तो जेड प्लस जेड बार क्या आ जाएगा, बाई टू आ जाएगा एक्स, और जेड माइनस जेड बार बाई टू आ जाएगा, टू आटा आ जाएगा वाई। सबसे पहली बात, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें किसी दिन उसने फंसा लिया और उसने हमसे रियल पार्ट ऑफ जेड पूछा और हम बहुत सारी कैलकुलेशन करने वाले सिचुएशन में फंस गए, तो हमेशा याद रखना रियल पार्ट ऑफ जेड जेड बार प्लस जेड बाय टू से आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जेड प्लस जेड माइनस जेड बार बाय टू आयटा से आ जाएगा। ये याद रखोगे, फायदे में रहोगे। ऑब्वियस सी बात है, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह इसे सॉल्व करना है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट ले ले तो जेड जेड बार बनेगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आयटा वाई प्लस एक्स आयटा वाई माइनस आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा वो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा विच इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मॉड जेड है तो मॉड जेड का स्क्वायर आ जाता है। ये रिलेशन काम का है, ये काम के हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, आर्गुमेंट 2n पाई प्लस इनटू पोजीशन वेक्टर होता है। बेसिकली ये क्यों होता है, क्योंकि आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में है, और 2n पाई हमारे ऐड करने से इस वाली चीज पे इफेक्ट ऐसे पड़ता है कि हमारा आर्गुमेंट बहुत सारा बड़ा बड़ा सा भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें ये बात का ध्यान रखना है कि माइनस पाई से पाई के बीच में हम रखने की कोशिश करें। ओके, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जनरल वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, तो जनरल वैल्यू के लिए 2n आ गया, पर अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो n की हम कुछ वैल्यू डालेंगे सच दैट वो फाइनली माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करे। समझ में आ गया होगा, तो हम आगे मूव करते हैं। एक तो ये बात कि बार का बार वापस वही नंबर दे देता है, जैसे हम देख सकते हैं इसका बार ये है, और अगर इसका बार करेंगे तो ये वापस इधर मूव करके आ जाएगा। ज्यादा मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। इसने कहा कि इमेजिनरी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट्स, रियल कोफिशिएंट हैं तो इमेजिनरी रूट पेयर में आएंगे। रियल कोफिशिएंट हैं तो इमेजिनरी रूट पेयर में आते हैं। ये मैंने आपको उसमें बताया था क्वाड्रेटिक के रिवीजन चेकलिस्ट में भी। और इसका लॉजिक यही है कि हमें सम ऑफ रूट्स भी पूछा जा सकता है, हमारे पास डबल को कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, हमारे पास मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पॉलिनोमियल में। बट अगर मैं जनरली बात करूं तो सम हमारा ऐसा आना चाहिए कि अगर एक एक्स प्लस आयटा वाई है और सम मेरा माइनस बी बाई ए है जो कि एक रियल है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स हो जाए तो दूसरा इसका एक्स माइनस आयटा वाई ही होना चाहिए सच दैट ये और ये कैंसिल हो जाए। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में अकेयर करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इनफैक्ट शायद इस साल भी इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, बीच जैसे में फंसा था वो। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो पहले तो मैं अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी की बात करूं तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड, वैसे तो ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड अ साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स का मॉड। बेसिकली इसी ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी आई फाइंड कि ये पूरे साइन ऐसे ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे सारी जगह साइन गलत है यार, ऐसा क्यों? ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है ना, इक्वल कैसे हो सकता है? इक्वल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाती है ना, ठीक है। ओसी अगर ओ ए प्लस ओसी ए सी बन गया तो वो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना, तो इसीलिए वो ग्रेटर देन ही होती है। ये कंडीशंस कैसे आ रही हैं उसको समझते हैं पहले तो। ओके, आ जाओ, देखो ध्यान से भाई।
अगर मैं इस पैरेललोग्राम में बात कर रहे हैं, ओसी की वैल्यू देख रहे हैं, तो ओसी जो है वो एक साइड है और वो एक मॉड वे प्लस मॉड एसी के से छोटी है, और जो ओसी है वो हमेशा बड़ी है मॉड ओए प्लस माइनस मॉड कौन सा है, एसी के एंटायर का मॉड। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ओए हमारा Z1 है तो उसका मॉड Z1 ये हो गया, मॉड Z2 क्या आ जाएगा, मॉड Z2 OB आ जाएगा ये, और AC क्या है, AC OB के बराबर ही है। ठीक है, OB का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ AC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए ये वाली चीज एक्चुअल में Z2 की तरह बिहेव करती है। ये देखिए फ्री होते हैं तो ये मूव कर सकते हैं, जैसा कि वेक्टर में भी देखा था। तो इसीलिए ये वाली जो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ये हमारी हेल्प करती है। इसका क्वेश्चन इस साल जेईई एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देते हैं, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का पेपर 1 में क्वेश्चन आया था। ओके, चलो भाई, अगला पॉइंट है हमारा रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम, ओके, सो रोटेशन में क्या है कि हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑब्वियस सी बात है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर ई की पावर आइटा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। अब इसे रोटेट करना है हमें। अच्छा, इसने कहा कि पहले तो इसने रिजल्ट बताया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर थीटा है तो ये नॉन जीरो रे इमिटिंग इमेज फ्रॉम द ओरिजिन है, z1 इज इक्वल टू z माइनस z1 थीटा। ओके, तो ये रोटेशन थ्योरम में क्या है ना कि अगर हमें इसे लेट से अल्फा एंगल से इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो मैं इसे इसी के मतलब बेसिकली यही मुझे ये मॉडुलस भी सेम रखना है, आर मुझे सेम रखना है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ से ये इधर को अल्फा एंगल रोटेट करना है, तो मुझे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इसका आर्गुमेंट जो होगा वो हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, और अगर आर्गुमेंट थीटा प्लस अल्फा है तो मैं किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, e की पावर आइटा अल्फा से, तो वो नया जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा z डैश वो आ जाएगा r e की पावर आइटा थीटा प्लस अल्फा। तो ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपली मतलब e की पावर आइटा अल्फा क्या है, कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। अब मतलब बेसिकली कहने की बात, इसने एक और बात कही कि अगर z माइनस z1 अगर थीटा है, इट रिप्रेजेंट्स मॉड नॉट z1 नॉट इक्वल टू 0 होना था। ओके, अब रे इमिटिंग फ्रॉम z1 मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। देखिए क्या है, z माइनस z1 भी एक तरह का वेक्टर है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने बेसिकली हमने उसमें ही पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में भी हमने ये बात डिस्कस करी थी कि हमने क्या किया इसमें, ऐसा किया कि हमने x1 y1 जो कि z1 है उस पे हमने ओरिजिन रख लिया, और उसके बाद हमने एक लाइन खींच दी z की डायरेक्शन में, तो वो एक तरह से एक पॉइंट फिक्स है और उससे हमने डायरेक्शन में लाइन खींच दी, तो वो एक रे की तरह काम करता है। तो बेसिकली ये एक रे ऑफ लाइट है, रे की तरह है, विच इज originating from z1 and is making an angle of theta with the positive direction of real axis. ओके, तो रोटेशन थ्योरम जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये आ जाएगा, इसने ये वाली चीज जो कही है ये इसका फाइनल रिजल्ट की तरह बिहेव करेगा। आप देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सोचना है, हमें सब कुछ वेक्टर्स की तरह फील करने की कोशिश करनी है। थोड़ा बहुत वेक्टर्स का नॉलेज होना जरूरी है, और उसके बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और वेक्टर्स का यहाँ पर लिंकिंग कराऊंगा, जिससे कि आपको ये चीजें बहुत ही सिंपल लगेंगी। वेक्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि वो डिफरेंस ऑफ वेक्टर कैसे एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर जैसे इसने कहा कि 3 पॉइंट अज्यूम कर लो, मैं इसे ऐसे अज्यूम करता हूँ, ये Z3 है, ये Z1 है और ये Z2 है। ओके, तो मुझे इन तीनों में एक रिलेशन निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल मुझे पता है थीटा, मुझे रिलेशन निकालना है Z1 Z2 और Z3 में, राइट है। चलिए तो सोचते हैं। सबसे पहली बात,
मुझे ये दिख रहा है मे और मे नॉट बी इक्वल, तो मैं एक बार नॉट इक्वल वाला केस कंसीडर कर रहा हूँ। ये अगर इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल हो जाएंगे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेक्टर को एक वेक्टर की तरह लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है पी क्यू, ये जो पी, अच्छा इसको मैं क्यू लिख लेता हूँ, ये पी लिख लेता हूँ, ये आर लिख लेता हूँ। तो बेसिकली क्योंकि ये पॉइंट की तरह बिहेव करता है तो Z3 माइनस Z1, ठीक है, ये एक तरह से इस तरीके से वेक्टर आएगा ना। अगर पी क्यू लिखना होता तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू करते, तो उसको इस तरीके से बिहेव करवा दिया। ओके, पर अब मैं क्या करता हूं, मैं ये सोचता हूं कि चलो जो भी है इसका जो भी मॉडुलस है, अगर वो बराबर नहीं भी है तो मैं इसके यूनिट वेक्टर में खेलता हूं, मैं यूनिट वेक्टर की फील लेता हूं, क्योंकि यूनिट वेक्टर के बीच में तो वही एंगल होगा। तो वो मॉड Z3 माइनस मॉड Z1 आ जाता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का a बाय मॉड है। बस मैं उसी तरीके से इसे लिख रहा हूं। अब यहां पर देखो, अगर मैं आर क्यू वेक्टर लिखने की कोशिश करूं, आर क्यू नहीं सॉरी क्यू आर, मतलब क्यू आर वेक्टर लिखने की कोशिश करूं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू की तरह बिहेव करेगा वो। तो वो Z2 माइनस Z1 की तरह बिहेव करेगा। डिवाइड में आप मॉडुलस ले लीजिए और इसको भी आप यूनिट वेक्टर में ट्रीट करें, तो ये आ जाएगा मॉड Z2 माइनस Z1। ओके, सो अब हम देखते हैं इसे, इस पे देखते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 लिख लिया। और एक मैंने ऐसे था, ये मेरा Z3 Z1 था, ये Z3, ये Z2 और ये यहाँ पर कहीं Z3 ऐसे आ जाएगा। ये एंगल मेरे पास अल्फा दिया गया है या थीटा दिया गया है। तो बेसिकली अब मैंने क्या कर दिया, अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से सोचूं, तो ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका ऐसा कुछ सिस्टम है। ओके, और यहाँ पर भी एक यूनिट वेक्टर है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आई डोंट नो ये लैग क्यों कर रहा है, पर चलो ठीक है कोई नहीं। इसका यूनिट 1 है, इसका यूनिट 1 है, तो अब मैं इसमें थीटा है ना, तो ऐसा करूं, ऐसा क्यों ना करूं, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड अब सेम है। ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों यूनिटी हैं। तो अब इनके क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका डायरेक्शन ही डिफरेंट है। तो क्या मैं इस वाली चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं इंटू ई की पावर आयटा एंगल बिटवीन द टू, क्योंकि ये तो बस एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था ना शुरू से ही। तो क्योंकि ये एक डायरेक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा था, तो इसीलिए क्या मैं इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश कर सकता हूं। तो आंसर इज कर सकते हैं। तो बस अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा Z3 माइनस Z1 अपॉन, इसको इधर ले जाओ, Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई की पावर आयटा थीटा। बस यही लिखने था। डायरेक्शन किसने ई की पावर आयटा थीटा ने करी, जिसका जिक्र मैंने इस वाले पॉइंट पे किया था कि अगर मुझे यहाँ वाला कोई वेक्टर चाहिए तो मेरा पोजीशन वेक्टर ये बनाने के लिए मैं इसमें कुछ अल्फा ऐड कर देता हूँ, जो कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ये वाला रिलेशन लिख सकता हूँ जो कि मैंने इधर प्रूव किया। यूनिट वेक्टर आप कुछ नहीं करना है, आपका प्रोसेस यही है कि आपने यूनिट वेक्टर बनाना है। जिस दिन आपने यूनिट वेक्टर बना लिया उसके बाद आप रोटेशन करा सकते हो, क्योंकि आपको ई की पावर आयटा अल्फा जैसा कुछ आर्गुमेंट मिल जाएगा। और अगर आप उसको ई की पावर आयटा थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ई की पावर आयटा थीटा प्लस अल्फा वाला आर्गुमेंट मिल जाएगा, जो कि आपका फाइनल आर्गुमेंट की तरह बिहेव करेगा। राइट है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। रोटेशन थ्योरम बहुत सिंपल है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपल है। इसको एज ए रिजल्ट नहीं याद रखो, इसको एज ए यूनिट वेक्टर याद रखोगे और आप आर्गुमेंट वाला कंडीशन यहां से सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही मतलब लाजवाब डी मोवे थ्योरम। इसमें बस ये स्टेटमेंट है, मैं इसे पर्सनली कभी यूज नहीं करता, उतना ज्यादा यूज नहीं करता, पर
क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर में दिया गया है तो इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसने कहा इफ n इज एन इंटीजर देन आइदर दिस cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर n है, तो वो आ जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ n थीटा। इसका बेसिकली ऐसा नहीं है, यूज नहीं करते, पर हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं जब हम रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं। सेकंड केस है, अगर बहुत सारे cos मल्टीप्लाई में है तो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप बहुत सारा मुशक्कत करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तब आपके पास ये ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा। बेसिकली इसको कहा क्या, बहुत ही सिंपल है, ये भी देखो। पहला वाला क्या लिखा है, e की पावर आइटा थीटा 1, दूसरा क्या लिखा है इनटू e की पावर आइटा थीटा 2, नेक्स्ट क्या लिखा है e की पावर आइटा थीटा 3। सबको आइलर में कन्वर्ट कर लो, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये क्या है, कॉस ऑफ सम ऑफ एंगल, कॉस ऑफ सिग्मा थीटा प्लस आइटा सिग्मा साइन सिग्मा थीटा, बस वही लिखा हुआ है, बस उसको कहने का तरीका अलग है। वहीं पर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को e की पावर आइटा थीटा रेज टू द पावर n, तो e की पावर आइटा n थीटा हो जाएगा, जो कि cos ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा हो जाता है। प्रोबेबली यहाँ पर ये बात है कि n एक इंटीजर होना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट केस 2 में आता है कि अगर p और q z है यानी कि इंटीजर है, तो यहाँ पर हमें p बाई क्यू में q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या है cos, अच्छा e की पावर आइटा टू साइन थीटा, अच्छा ये थीटा इंटू p बाई क्यू बन जाता है। अब थीटा इंटू p बाई क्यू एक आर्गुमेंट है, तो वो माइनस पाई से पाई में रिलेट करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम 2 के पाई से ऐड कर पा रहे हैं, तो ये इसलिए इस तरीके से कुछ हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। के भी ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, ऐसे कर लो इसे 2n पाई, या इसको ऐसे लिखा, हाँ चलो इसे ऐसे लिख लो 2n पाई प्लस p बाई क्यू टाइम्स थीटा, ये हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा। और एन क्यू को अगर मैं k लिख लूं तो मैं इसे फाइनली इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि k हमारा 0 से q माइनस 1 तक है, ओके, क्योंकि n मेरा 0 से 1 तक चलेगा, तो वो इंटीजर रहना चाहिए, उस हिसाब से सोचा जाए तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा, राइट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये वाली चीज उतनी नहीं पूछी जाती, पर इन पे काफी सवाल आ सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम पे, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा जेई मेन का पूरा पूछ लेता है। जेई मेन काफी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जेई एडवांस भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, मतलब इसके बाद तो याद पूरा मतलब फ्लो तुम्हारा एडवांस और मेन सब मिलके आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने वाले चैप्टर है ना, जो मतलब जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को मैथ में बना लेते हैं उनको अलग ही मतलब फील आता है, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे खुद को पर्सनली बहुत फील आता है इस चैप्टर से। बाकी पता नहीं। मैं सबसे पहली बात यहाँ पर कह रहा था कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये मैं कलर 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई वो ना हो। सबसे पहले अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं तो वो आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आइटा रूट 3 बाय 2 माइनस 1 माइनस आइटा रूट 3 बाय 2। प्यार से इस वाली चीज को ओमेगा कह लो और इस वाली चीज को ओमेगा स्क्वायर कह लो, ओके। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओके। ये वाला जो है ये बहुत फेमस होते हैं, जो तुम्हें दिख जाएगा, कोई भी पेपर करोगे ना जेई मेन का पिछले साल होगा, तुम्हें दिख जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आया होता है। सबसे पहली बात इसको समझते हैं, इसका आया कहां से, स्यापा पला कहां से। देखो इसने क्या कहा, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बेसिकली कोई इक्वेशन ऐसी रही होगी एक्स क्यूब माइनस इज इक्वल टू 1, जिसको मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पे। सॉल्व कर फैक्टराइज करते हैं तो एक्स माइनस 1 यह आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 1 तो समझ आ गया, पर सर ये बाकी दो स्यापे कहां से आए भाई। तो ये बाकी दो स्यापे यहाँ से आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर मैं 0 के लिए सॉल्व करूं
तो यहाँ से मेरे पास दो सॉल्यूशन आने चाहिए इस इक्वेशन के भी। सबसे पहली बात, ये दोनों, इसके कोफिशिएंट क्या है, रियल कोफिशिएंट है, तो मतलब जो भी, और इसका डी क्या है, नेगेटिव है। आप देख सकते हैं 1 - 4 विच इज -3, डी नेगेटिव है, तो जो सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे कॉम्प्लेक्स, और साथ साथ वो कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर आएगा मेरे पास एक। इतनी चीजें समझ आ जाती हैं रियल कोफिशिएंट देख के और डी देख के। क्वाड्रेटिक के लिए जो सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर आएगा। ओके, ये बात समझ आती है, तो उसके बाद मैं इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू श्री धनाचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, तो ये -1/2 प्लस माइनस √3 i/2 आ जाता है। इसके मतलब बेसिकली कहने की बात है, ये -1 प्लस √3/2 i और -1/2 माइनस √3/2 i आ जाता है। अब ध्यान से देखो, इसको देखते हैं पहले तो, इसको एक डायग्राम पे देखते हैं ना, इसके उस पे देखते हैं, प्लेन में देखते हैं कि कहाँ पे है। ओके, पहला था -1 प्लस √3/2 √3 i/2, और दूसरा वन है -1 माइनस √3 i/2। पहले तो इन्हें फील करने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं सर्कल बना रहा हूँ, पहले इसको सर्कल चलो बाद में सर्कल पे देखेंगे। ओ सॉरी, क्या हो गया, गड़बड़ कर दी मैंने, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जल्दी देखो इसको समझने की कोशिश करो। -1 प्लस माइनस √3 i/2, सबसे पहले मैं पॉजिटिव वाले देखता हूँ, तो -1/2 प्लस √3/2 i। तो इसको, इसका हमें पहले हम इसका आइलर फॉर्म ढूंढते हैं। तो पहले तो हमें मॉड z चाहिए इसका, तो मॉड z आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, जो कि वैसे भी दिख रहा था 1 आएगा। ओके, अब मुझे सोचना है एंगल। पहले तो इसको हम प्लेन में देखते हैं कहाँ जैसे होगा, -1/2 इधर होगा और प्लस √3/2, तो -1/2 कामा √3/2 ऐसे आ जाएगा। ओके, तो अब मैं इसकी ट्राइंगल सोचता हूँ, कौन सी ट्राइंगल थी, सेकंड क्वाड्रेंट है, वैसे तो पाई माइनस द एंगल बाय द ट्राइंगल आ जाएगा। तो ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो अल्फा क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। अल्फा π/3 आ गया, तो आर्गुमेंट ऑफ, इसको ले लेते हैं, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस π/3, तो ये आ जाएगा 2π/3। तो ये मेरा जो सॉल्यूशन आया वो e की पावर आयोटा 2π/3 आ गया, पहली बात। ओके, दूसरी बात क्या आ जाएगी, दूसरा आ जाएगा -1 माइनस √3/2 आयोटा। उसके लिए अगर हम देखें आर्गुमेंट, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ कहीं आएगा ना, तो वो ये वाला एंगल अब π/3 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस का 2π/3, माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, तो माइनस पाई प्लस π/3 माइनस का 2π/3 आ जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए e की पावर आयोटा -2π/3 कर सकते हैं। और वैसे आर्गुमेंट का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हम प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, तो +2π भी कर दें तो भी वो e की पावर आयोटा 4π/3 आता है। क्योंकि अब ध्यान से देखना एक और बात, ये बात तो समझ आ गई कि ये वाला e की पावर आयोटा 2π/3 है और ये e की पावर आयोटा -2π/3 है, जो कि एक्चुअली इक्वल टू e की पावर आयोटा 4π/3 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर इसने भी वही लिख दिया कि इन पोलर फॉर्म द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर दिस एंड दिस, जिसको मैंने आइलर फॉर्म में दिखाया आपको। सबसे पहली बात इसमें जानने वाली क्या है कि अगर मैं देखूं, इक्वेशन को देखते हैं, पहले इक्वेशन को देखते हैं, x³ - 1 = 0। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² 0 है। मैंने पहले तो ये आपको समझाया कि ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये आपको समझ आ गया होगा उस रिप्रेजेंटेशन से। कोफिशिएंट ऑफ x² 0 होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि जो सम ऑफ रूट्स हैं ये 0 आएगा। ठीक है,
दूसरी बात, मैं कह सकता हूं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो कितना होगा, इसमें माइनस डी बाई ए होगा ना। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर एक्स और यहाँ पर वन आ गया ना, -1 आया, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ -1/1 यानी कि 1। इसका मतलब जब मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करूंगा तो यहाँ पर मेरा ये वाला जो पॉइंट है, ये इस वाली चीज को मैं e की पावर आयटा 0 लिख सकता हूँ, मैं इसको e की पावर आयटा 2π/3 लिख सकता हूँ, और इसको मैं e की पावर आयटा 4π/3 लिख लेता हूँ एक बार। तो इन तीनों का सम क्या है? 0 है। और अगर मैं इसमें बात करूं इन तीनों के प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में ये तो 0 प्लस 2π/3 प्लस 4π/3 बनेगा, तो ये e की पावर आयटा 6π/3 यानी कि 2π बनेगा। तो ये वाली चीज cos 2π प्लस आयटा sin 2π लिखी गई है। sin 2π होता है 0, cos 2π होता है 1। ओके, इसको -2π/3 भी लेते तब वो आयटा 0 बनता है और cos 0 1 होता है, तब भी यही आ रहा है हमारे पास। सबसे पहला रिजल्ट क्या काम का आया? अब इनकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट्स क्या था? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 0 आ गया। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 1। ओमेगा क्यूब 1 आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आ गया। दो रिजल्ट भयानक वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, और या इक्वेशन इस तरीके की आ जाए, फटाफट दिमाग में आना चाहिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब बेसिकली ये दिखना चाहिए, आप इसे आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। आइलर फॉर्म में जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे आपको बहुत सारे वेरिएबल दिखेंगे, पर आपको एक सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन मिलेगा जिससे आप वो जज कर पाएंगे। ओके, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, ठीक है, और ये पूछी जाती है। इसने एक और बात करी कि इन जनरल 1 ओमेगा की पावर आर, ओमेगा की पावर 2 आर बिलोंगिंग टू इंटीजर बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3 0। याद रख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं याद रखो, मुझे याद नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे याद नहीं है ये, ठीक है। कई बार चीजें है नहीं, ध्यान नहीं रहती। अच्छा, इसने एक और बात कही कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन प्लॉटेड ऑन आर्गन प्लेन कंस्टिट्यूट द 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझने की कोशिश करते हैं इसे भी, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको आपको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ तीनों रूट्स को। सबसे पहली बात, हमने पढ़ा कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के 3 रूट हैं, क्योंकि है तो क्यूबिक ना, तो क्यूबिक के एक रियल और 2 इमेजिनरी रूट होंगे। तो रियल रूट तो इसका 1 है और इमेजिनरी रूट एक ये है और दूसरा यहाँ होगा। बेसिकली इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये यहाँ होगा। एक्स्ट्रा काहे को बना रहा हूं मैं, इसको इधर बनाएंगे हम। ओके, समझ में आ गया। तो अब पहली बात, मैंने क्या देखा, ये कॉन्जुगेट पेयर में थे, ये वाले तो 2 रूट थे, तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ये वाला एंगल हमें पता है, दुनिया को पता है, π/3 हमने अभी कैलकुलेट किया था। ये 2π/3 आया और यहां से ये 2π/3 आया। डिस्टेंस हमने देखी थी 1 है, डिस्टेंस हमने देखी थी 1 है। अब ये जो 3 पॉइंट आए, क्या ये एक यूनिक सर्कल पे लाई करेंगे? सवाल हमारे मन में आया कि इन सब का ऐसे सर्कल पे लाई कर सकते हैं जिसका रेडियस 1 है। ओके, तो ऐसा करते ही ना, जोड़ लेते हैं, तो ये सर्कल कुछ बन जाएगा यो यो यो। थोड़ा सा गंदा सा बना है, बट प्लीज अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स, आई एम सॉरी फॉर दैट पहली बात, पर फिर भी चलो ऐसे बन जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं। अच्छा, हमें पता है कि ये एंगल कितना है, 2π/3 है, ये एंगल कितना है, 2π/3 है, और ये एंगल भी है 2π/3। ये डिस्टेंसेस बराबर हैं। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ये अच्छा, इस ट्रायंगल में देख लिया, या इसको अल्फा ही लिख लो चलो। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है फर्स्ट ऑफ ऑल,
तो आइसोसेलेस क्यों? क्योंकि दो साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू, ये और ये एंगल बराबर होंगे, मतलब बेसिकली वो मैंने प्रूव किया। तो अगर मैं टोटल सम पाई लिखूं तो वो 2π/3 प्लस 2 अल्फा आएगा, तो अल्फा का वैल्यू π/6 आएगा। ऐसे ही करते जाओगे तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर भी π/6 आ जाएगा और यहाँ पर भी π/6 आ जाएगा। सिमिलरली हर एक का एंगल π/6 आएगा, दो एंगल का सम करके π/3 आएगा। ये नहीं समझ आया? चलो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं आर्गन प्लेन पे, तो ये मेरा, ये और ये थे ना। देखो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी से याद करो, एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती थी कि अगर ये एंगल थीटा 2 थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, बस वो लगाते हैं। देखो ये मेरा था 1, ओके, इसको मैंने लेट से ओमेगा ले लिया और यहाँ पर कहीं ओमेगा स्क्वायर ले लिया। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इन स्टैंडर्ड डेफिनेशन में बात करें तो। ये 2π/3 है। एक बारी के लिए इसका थोड़ा सा पार्ट मिटाते हैं, ओके। अब देखो अगर मैं इसको दूसरे रंग से रंगते हैं, इसे थोड़ी सी रंगोली करते हैं यहाँ पर, ये वाला एंगल देखो तो बेसिकली ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस है 1 1 1। ये वाला जो एंगल देखो, ये अगर 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 2π/3/2 विच इज π/3। अरे भाई ये तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है ना, ये कि एंगल ये 2 थीटा है तो ये थीटा होता है। ये तो प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ी होती है, दिस इज बचपन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। उसका प्रूफ मैंने अभी किया था, ये वाली साइड बराबर है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी ये अल्फा है और सिमेट्री से सारे अल्फा हो जाते हैं, तो ये अल्फा और ये अल्फा है। अब अल्फा क्या है? अल्फा बेसिकली क्या है? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा पाई होता है, तो अल्फा क्या आ जाएगा? π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। फिर 2 अल्फा क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा आ जाएगा। और पाई माइनस थीटा अगर है ना, तो यहाँ पर 2 अल्फा पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट पाई माइनस 2 थीटा 2 अल्फा आ जाता है। तो बहुत सारा वो प्रूव करते हैं ना, जो अभी करा था थोड़ी देर पहले, जिससे मैंने ये π/6 निकाला था पहले, ओके। ये π/6 निकाला था जो θ/4 था, फिर θ/4 था, ये भी θ/4 आएगा और ये मिला के थीटा आ जाएगा। अच्छा θ/2, सॉरी θ/2 आएगा और वो मिला के थीटा आ जाएगा, ओके। तो ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है ना, अगर ये 2 थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल होगा। अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो उससे समझ लिया, वरना आपने तरीका देखा ही कि ये एंगल मैंने π/6 निकाला था, तो ये इसका भी सिमेट्री से π/6 आएगा और इनका सम π/3 आएगा। तो बेसिकली हमारे लिए बात यह है कि सारे एंगल भी बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर भी है तो 2 थीटा है हर एंगल, तो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिस्टम में, तो इसीलिए हर 2 अल्फा का वैल्यू π/3 आता है। जब सारे एंगल π/3 हो गए तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये बात समझ आ गई होगी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला पॉइंट आ गया, ओके। सो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे लाई करते हैं, दे आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब फैक्टराइजेशन दैट आर टू बी रिमेंबर्ड, x² + x+1 को x - ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके रूट्स देखे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। सिमिलर टर्म्स में अगर हम ऐसा करें, इसको ऐसे कर लो, इसको इस तरीके से करो, a³ - b³ को कैसे लिख सकते हैं हम? b³ टाइम्स a/b का क्यूब -1। अब b³ एज इट इज, इसको लिख लिया a/b -1 इंटू a/b का स्क्वायर प्लस a/b प्लस 1, ऐसे आ जाएगा। अब इसे b से मल्टीप्लाई करा तो ये a - b आ जाएगा, और इसे हम b² से मल्टीप्लाई करें तो ये a² प्लस ab प्लस b² बनेगा, ठीक है। ये वैसे हमें पता है प्रॉपर्टी, इसको देखना था यार थोड़ा सा। मैं भी देखो b एक चला गया तो b² इंटू a²/b² प्लस a/b प्लस 1 आ जाएगा, ओके। तो अगर मैं इसको x को a/b लिख दूं तो x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा एक, ठीक है। ये x² प्लस x प्लस 1 को x - ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको a/b लिख सकते हैं, इसको a/b लिख सकते हैं, दोनों को एक एक b दे दो तो ये आ जाएगा a - b ओमेगा a -
बी ओमेगा स्क्वायर, ये इस तरीके से रिजल्ट आ जाता है। सिमिलरली पॉजिटिव के लिए ओमेगा को बी को माइनस बी से रिप्लेस किया, ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, सिमिलरली वही रिजल्ट आ जाएगा। 3 वाला आप याद रखें, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है और एनडीए में भी आया हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, तो ये तो था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे अच्छी बात है कि ये रिप्रेजेंटेशन सर्कल पे कैसे आ रहे हैं, ये बात समझ आना जरूरी है। दूसरी बात, ये कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये बात समझना इंपॉर्टेंट था। तीसरा बात, प्रॉपर्टीज कैसे लग रही हैं। चौथा बात, इसको e की पावर आइटा 2π/3 लिख सकते हैं। अब इस बात का ध्यान देना कि जरूरी नहीं है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिया है तो पक्के से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सारे फंडे लगेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सारे फंडे लगे, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 हो, जब तक उसने मेंशन नहीं किया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लेट्स से उसने कह दिया कि ये 4th रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपके लिए क्वेश्चन ही बदल जाएगा। लेट्स से कि हमारे ऐसे कह दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और अल्फा आर 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, तब फंस जाएंगे, तब ये वाला रिजल्ट नहीं लग पाएगा। तब हमें x की पावर 4 = 1 करके ये सारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि ऐसी कंडीशंस को हेल्प करता है हमें सॉर्ट करने में, जो कि है हमारे बहुत मेरा फेवरेट nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी जिसमें इसने कहा कि इफ 1 अल्फा 1 अल्फा 2 आर n रूट्स ऑफ यूनिटी, तो बेसिकली है क्या ये पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। x की पावर n = 1 है तो nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। तो बेसिकली x की पावर n - 1 को 0 पुट करें, ठीक है, तो ये अब मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इस इक्वेशन के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इसमें भी सम ऑफ रूट्स, क्योंकि n-1 का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। तो इससे मैं एक रिजल्ट जो डायरेक्टली कह सकता हूं कि अगर मेरा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, कितने रूट होंगे, पहली बात n रूट्स होंगे, 1 को एक्सक्लूड कर दो, बाकी n-1 रूट्स होंगे, तो अल्फा की पावर n-1 तक चलेगा। ओके, तो अब इन सब का सम देखें तो 1 + अल्फा स्क्वायर + अल्फा क्यूब एंड सो ऑन प्लस अल्फा की पावर n-1, इसको 0 कर दो। ये हमारा एक रिजल्ट है। ये वाला जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख लिया। n रूट्स ऑफ यूनिटी है तो इसका सम अगर हम करेंगे तो वो 0 आएगा। p इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि अगर p को एक बार 1 करके देख लो तो वो तो सारा 0 आएगा। जैसा कि मैं x की पावर n-1 = 0 को सॉल्व करता हूँ एज अ क्वाड्रेटिक। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लिया, यहाँ वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है 1 और -1 अकॉर्डिंगली एज n इज ऑड और इवन। मतलब जैसे क्यूब था, n ऑड था तो 1 आया था, ओमेगा क्यूब आया था ना, तब रूट्स का प्रोडक्ट, और वो 1 होता है क्यूब रूट में, ये रिलेट हो जाता है वैसे। ओके, इसने एक बात कही 1 - अल्फा 1 - अल्फा 2 1 - अल्फा n-1, ये n होता है और ये ऐड करो तो 0 n या इवन होगा या ऑड होगा, 1 होगा जब ऑड होगा, ठीक है। इसकी उतनी जरूरत नहीं, ये आप प्रूव कर सकते हैं ना, ये आप प्रूव कर सकते हैं। ये भी उसी तरह से सर्कल पे लाई करेंगे ऑफ रेडियस 1। ओके, और अगर ये रेडियस 1 के सर्कल पे लाई करते हैं, कमाल की बात ये है कि ये वाले जो एंगल 2π/3 थे, इसका एक रिलेशन क्या है, ये 2π/n इसमें 3 था तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। जितने नंबर ऑफ साइड्स बनेंगे, जितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, एक तो 1 ही होगा ना रूट, ठीक है, एक 1 होगा, उसके बाद एक रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट, चौथा रूट। सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पर रियल कोफिशिएंट है तो यहाँ पर कॉन्जुगेट हर एक का एग्जिस्ट करेगा, तो इसका कॉन्जुगेट इधर, इसका कॉन्जुगेट इधर, ठीक है, तो ऐसे करते जाओ, इसका कॉन्जुगेट इधर, ऐसा इसके कॉन्जुगेट इधर। तो अगर x की पावर 37 दिया है तो 37 रूट्स होंगे, जिसमें अल्फा की पावर 36 तक जाएगा सिग्मा अल्फा, मतलब n, अल्फा की पावर r लिख लो, है ना, और r 0 से लेकर के 36 तक जाएगा,
जिसमें ये वैल्यू सम करके 0 ही आएगी, क्योंकि अल्फा इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन x की पावर 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तब उस केस में ऐसे आ जाएगा। तो n में हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और अब हमें इसका आर्गुमेंट देखना है। लेट्स से मुझे इसका आर्गुमेंट देखना है। आर्गुमेंट में मैं बहुत ही पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से बात कर सकता हूं कि इन सब का प्रोडक्ट ऑफ रूट अकॉर्डिंगली इस तरीके से आएगा, और सर्कल पे हमारे सारे इक्विडिस्टेंट अरेंज्ड होने चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने क्यूब रूट में देखा था, वो 2π/3 एंगल बन रहा था। क्यूब रूट में n का वैल्यू 3 कर दो, 2π/3, तो बेसिकली थीटा इक्वल टू 2π/n जो आएगा ना, वो इसका nth रूट आ जाएगा। तो ये जो थीटा है, ये 2π/n जब आ जाएगा, ये nth रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, फॉर अ केस लेट अस कंसीडर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो x की पावर 4 माइनस 1 0 आएगा। पहली बात, ये थोड़ा सा फैक्टराइजेबल तो है, तो हमारे फायदे की ही बात है। x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आयटा या माइनस आयटा सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1 कर रहा है और ये माइनस 1 कर रहा है। इसको अगर हम सर्कल पे बनाए, मतलब यूनिट सर्कल के ऊपर ही देख रहे हैं हम सब कुछ, ये 1 आया, यहाँ पर माइनस 1 आया, यहाँ पर आयटा आया और यहाँ पर माइनस आयटा आया। सबसे पहली बात, ये वाला जो आया, ये वाला एंगल था 2π/4, यानी कि ज्योमेट्री से ही π/2, तो 2π/n वाला केस सेटिस्फाई करता है। सम ऑफ रूट्स 0 है। ठीक है, दूसरा केस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 है। कैसे है -1 भाई? n ऑड था, n ऑड के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है? -1। इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं ना, ये x की पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस b बाय प्लस c बाय माइनस d बाय प्लस e बाय, तो e बाय a आ जाएगा -1 विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 आने से हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये 1 है, ये अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है और अल्फा क्यूब है, तो इसमें मैं एक रिलेशन, पहले रिलेशन सम का लिख लेते हैं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब का वैल्यू 0 आता है। और प्रोडक्ट में बात करें तो अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6 का वैल्यू -1 आता है। एक हो गया भाई सम का वैल्यू, एक हो गया भाई डिफरेंस का वैल्यू। ये वाली चीज सेटिस्फाई कर गई ऑटोमेटिकली। ओके, अच्छा, इसने एक बात की, दे आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो e की पावर आयटा 2π/n। ये कैसे बताऊं मैं? ये देखो, ये भी समझ सकते हो तुम यार, ये सब कुछ आंखों के सामने है ना। देखो, सब कुछ आंखों के सामने है। हमने रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैंने ये बात बताई कि ये सारी इक्विडिस्टेंट है विद एंगल 2π/n। तो अगर ये लेट से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x, है ना, या z ले ले, तो ये जो z डैश आएगा, तो z डैश आएगा, ये 2π/3 पे है, इससे डिस्टेंस 1 है, सेम है, तो वो z e की पावर आयटा 2π/3 आ जाता है। तो यही था हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, काफी सिंपल, सॉल्व कर लिए, आंसर निकाल लिए। ओके, सो अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जेईई मेन में, बट ये तुम्हें समझ आ जाएगा, डायरेक्ट सा रिलेशन होते हैं, कुछ नहीं है। एम्पलीट्यूड ऑफ, पहला है एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू थीटा इज अ रे इमेनेटिंग, यानी कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और मैं अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करूं तो ये एंगल थीटा हो जाता है। ओके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ये थीटा है। तो बेसिकली अगर हम बाकी सब हटा दे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, लेट्स से हमने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि एक यहाँ से ये मेरा ओरिजिन था, यहाँ से ओरिजिनेट करती हुई कोई रे है जो थीटा एंगल पे चल रही है विद द हॉरिजॉन्टल, एक तरह से इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज द रे। सेकेंड पॉइंट, z माइनस ए मॉड इज इक्वल टू z माइनस बी is the equation of perpendicular bisector between a and b। कैसे आया?
अज्यूम करो ये ए है, ये बी है, मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने इधर लोकेट किए। मेरा लोकस है जेड, जेड मेरा लोकस है। डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम बी, यानी कि ये साइड बराबर है। ओके, और ये कब कब होगा, ये ऐसे चल रहा होगा। आपने अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट देखा होगा तो इस लाइन पर होगा वो, पहले तो परपेंडिकुलर, क्योंकि इस वाले पॉइंट के लिए a प्लस बी बाई टू ऐसे कोई पॉइंट आएगा नहीं, बाइसेक्टर है। तो ये z जो है, ये z माइनस ए और ये z माइनस बी बराबर। थोड़ा सा उठाओ इसे, जैसा कि तुम उसमें देख सकते हो, जैसे अगर लेट से तुमने एक थ्रेड बांध दिया ऐसे, और फिर तुम इसके मिडिल पॉइंट को ऑसिलेट करा रहे हो, तो तुम वो फील कर पाते हो ना कि ये वाली थ्रेड ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे, है ना? ठीक है, तो ये इस तरीके से जा रहा है, तो वो डिस्टेंस सेम रह रहा है ना, वो डिस्टेंस सेम रह रहा है हर इंस्टेंट पे। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस होता है। बाइसेक्टर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि उस लाइन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहा है एक तरह से। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू r है या रो है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये होता है एक सर्कल का लोकस, जैसा कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर रिवीजन चेकलिस्ट नहीं देखी जरूर जरूर देखें। ओके, तो ये आ जाता है। अब आप इसको ऐसे करें या ऐसे लिखें, ये आप z को अगर आप x प्लस आयटा वाई लिखें और z नॉट को आप a प्लस आयटा बी लिखें, तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाली चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि ये इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसको आप याद रखोगे, उससे अच्छा आप इसे सॉल्व कर लोगे ना। x प्लस आयटा वाई जितने में सॉल्व करोगे, आपको उतना ही टाइम लगेगा इतनी इक्वेशन को रिकॉल करने में। तो मैं तो हर बार ये करता हूँ, मर्जी आपकी, रेडियस ऐसे आ जाएगा और सर्कल रियल ऐसे आ जाएगा। ये 2 डिग्री की इक्वेशन बनती है ना, जैसे 2gx 2f वाली, बस वैसे ही बनेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज देखो, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा। तो ये लाइन सेगमेंट है इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, रे है इफ थीटा इज इक्वल टू 0, एंड पार्ट ऑफ सर्कल इफ थीटा इज 0 से पाई। वैसे तो याद रखो, पर अगर भूल जाओ, है ना भाई, है ना, तो अगर भूल जाओ तब क्या करेंगे भाई? तो ऐसा करो, मैं इसे इस तरीके से करता हूं, मैं पर्सनली इस तरीके से करूंगा। माइनस कॉमन लिया इधर से, और इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अगेन ये तो ऐसे ही रहा ना, और क्योंकि अब ऐसे ही रहा तो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा इजी है मेरे लिए ड्रॉ करना, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मेरा फिक्स्ड हो जाएगा ये पॉइंट। z को मैं इस बार फिक्स कर रहा हूँ, z1 और z2 वैसे मेरे फिक्स्ड पॉइंट है, और मैं z को मूव कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, z माइनस z1। आई ऑलरेडी सेड कि ट्रीट देम एज वेक्टर्स एंड योर वर्क विल बी वेरी इजी। देखो थीटा, अब देख लो ये दिख गया ना। अब थीटा को 0 कर लीजिए। आर्गुमेंट ऑफ z, ये बीच का एंगल होता है ना, वो देखा था हमने, वो यूनिट सर्कल पे देखा था जैसे, बस उसी तरीके से बीच का एंगल होता है ये थीटा। तो हमें पता है ये, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें ये डिफरेंस है, z माइनस z1 z माइनस z2 इस तरीके से आएंगे। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो वो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, ये वेक्टर का चैप्टर नहीं है, तो इसलिए ये मुझे दिक्कत नहीं करना चाहिए। एनीवेज ये ऐसे बन जाएगा, ये z, ये z1 और ये z2। अब एंगल देख लो, एंगल लेट से थीटा है, थीटा को 0 करोगे तब क्या होगा, ये और ये कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ये z से ओरिजिनेट होने वाली एक रे की तरह बिहेव करेगी, z2, है ना। तो ये एक तरह से रेज है, ये वाली रे ऐसे ओरिजिनेट हो रही है, ये वाली ऐसे ओरिजिनेट हो रही है, तो एक पेयर ऑफ रे विद थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू पाई करेंगे तो ये z1 ये ऐसे इधर कहीं फंस जाएगा ना, ये थीटा ऐसे आ जाएगा, थीटा ऐसे आ जाएगा ना, फ्लैट हो जाएगा, तो थीटा पाई हो जाएगा इस केस में। ये z है,
तो ये इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट z माइनस z1 z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और थीटा एक सर्कल का पार्ट है इफ थीटा इज 0 से पाई के बीच में। इन एनी केस मैं ये जानता हूं कि ये एक लाइन है और यहाँ पर कहीं पे एक रे है, ये ऐसे है, यहाँ पर ये जो z है ये z1 है और ये z2 है। सर्कल में देखना, ध्यान से देखना सर्कल में क्या होता है। अगर मैं कोई 2 पॉइंट फिक्स कर दूं z1 और z2 और मैं सर्कल पे घूमूं तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होता है वही यहाँ पर कहीं पे सबटेंड होता है, मतलब सेम सेगमेंट वाले एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो होगा और यहाँ पर जो होगा उसमें इन दोनों का सम पाई होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के फंडे से। उसके अलावा मैं जानता हूं अगर ये एंगल लेट से ऑब्ट्यूस वाला है तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग एक एक्यूट एंगल होगा सच दैट वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ वाले सारे एक्यूट एंगल इंक्लूड हो जाएंगे। जब हम Z1 की पोजीशन भी चेंज करेंगे तो वो एंगल चेंज हो जाएगा, Z2 की पोजीशन चेंज करेंगे तो वो एंगल चेंज होगा। जस्ट डिफरेंस है ये पार्ट ऑफ सर्कल क्यों है, क्योंकि ऐसा कुछ है कि यहाँ पर एंगल Z1 है, ये एंगल इस तरीके से बन रहा है। अगर ये एंगल ऑब्ट्यूस है, ओके, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल करता हूं। अगर ये एंगल ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि ये मेरा माइनर आर्क होगी। डायग्राम में दिख रहा होगा माइनर आर्क कैसे है। और अगर ये एंगल एक्यूट हो जाए, ये एंगल एक्यूट है तो ये मेजर आर्क पे लाई करेगा, एक्यूट है तो ये मेजर आर्क पे लाई करेगा, मेजर आर्क पे लाई करेगा। पहली बात तो ये समझ आ रहा है कि ये एक्चुअल में ये कहने का मतलब है कि ये एक सर्कल का पार्ट है, जो सर्कल कोई आर्क है बेसिकली उस सर्कल की, जिसकी हमने इक्वेशन लिखी है, क्योंकि हमने z1 z2 एक्चुअल में ज्वाइन थोड़े ना किए हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ सर्कल है, टू बी मोर एग्जैक्ट एक आर्क है। अब इसमें स्पेशल केस थीटा इक्वल टू π/2 हो जाए तो ये z1 है और ये z2 है और ये z है। अगर ये एंगल π/2 हो जाए यानी कि 90 डिग्री हो जाए तो ये z1 z2 एक डायमीटर की तरह बिहेव करती है। तो इस तरह से ये एक सर्कल का पार्ट होता है। ओके, सो आज के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर काफी लंबा चला गया, पर ये मैंने मतलब हर कॉन्सेप्ट को उस लेवल की कोशिश की एक्सप्लेन करने की। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय।